बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जितोई के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 14 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे केराटोकोनस की। केराटोकोनस बेसिकली एक डिस्ट्रोफिक एक्टैटिक डिस्ट्रोफिक चेंज होता है कॉर्निया में, जिसमें जो सेंट्रल स्ट्रोमा होता है कॉर्निया का, उसके अंदर थिनिंग हो जाती है। अब इस थिनिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रल या फिर पैरासेंट्रल कॉर्निया होता है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। सो ये एक एक्टैटिक डिस्ट्रोफी होती है जिसके अंदर स्ट्रोमा की थिनिंग की वजह से फॉरवर्ड बल्जिंग हो जाए कॉर्निया की। अब इसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर ना एक तो एटिपिकल प्रोट्रूजन होती है और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉर्नियल स्ट्रोमल थिनिंग के रिजल्ट में हमारे पास एटिपिकल प्रोट्रूजन हो जाए और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी हो जाए। अब ये जो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे साइंस हम इसके अंदर केराटोकोनस में देख रहे होते हैं। एटियोलॉजी की बात करें तो ये कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है। अब कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हो कैसे रही है, उसकी पैथोजेनेसिस में वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये ना डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रही होती है इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन फाइबर्स की। बात है कि जहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन फाइबर्स ना हो वहाँ पर हमारे पास कॉर्निया की थिनिंग शुरू हो जाती है। अब जब कॉर्निया की थिनिंग शुरू होगी तो पीछे से प्रेशर मिलेगा जिसकी वजह से फॉरवर्ड बल्जिंग शुरू हो जाएगी कॉर्निया की। अब इस फॉरवर्ड बल्जिंग की वजह से क्या होता है कि जो कॉर्निया की शेप है ना वो कॉन शेप हो जाती है, कॉन शेप अपीयरेंस हो जाती है। इस कॉन शेप अपीयरेंस की वजह से एक तो मायोपिया होगा कि जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ रेटिना के ऊपर बन रही हो। यहाँ पर देखो ना, तो मायोपिया में जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ रेटिना के ऊपर बन रही होती है। सो मायोपिया की कंडीशन डेवलप होगी। यहाँ फिर जो लाइट है वो डिस्टोर्ट होकर मल्टीपल जगह पे पड़ने लग जाती है जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। अब इसकी एटियोलॉजी में कौन कौन से कॉजेज आते हैं? सबसे पहले इसमें प्राइमरी आता है जिसकी कॉज हमें मोस्टली नहीं पता होती है, यानी आइडियोपैथिक होता है। उसके अलावा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में भी ये जेनेटिकली हो सकता है। सेकेंडरी बात करें तो सेकेंडरी हमें पता है कि किसी दूसरी कॉज की वजह से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर डिजीज में हमारे पास कंजेनिटल ऑक्यूलर अनोमली आ जाए, फॉर एग्जांपल एनीरिडिया जैसे जिसमें आरिस डेवलप नहीं होता। उसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में हो सकता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हो सकता है। सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। क्यूटेनियस डिसऑर्डर में एटोपिक डर्मेटाइटिस में हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास मार्फन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनिस इम्परफेक्टा एंड एहलर-डानलोस सिंड्रोम आ जाता है। इसको हम ट्रिपल सी से भी याद रख सकते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये हमने इसकी कॉजेज़ की बात कर ली। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या साइंस और सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमें आगे क्या बताता है कि उसकी आंखों में पेनलेस यानी जो दर्द है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसके अंदर मेनली वो यही बता रहा होता है कि उसका ना डिटोरिएशन हो रही है, उसकी विजन ख़राब हो रही है, नियर एंड डिस्टेंस की जो विजन है वो ख़राब हो रही है। उसके अलावा ना उसको विजन लॉस भी होने लग गया। अब ये जो विजन लॉस है ये क्यों होता है? क्योंकि जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है वो उसके अंदर कोलेजन कम है, तो जाहिर सी बात है उसकी थिनिंग हो रही है। अब इस थिनिंग की वजह से क्या होगा कि पीछे से जो एक्वस ह्यूमर में जो वाटर है वो डिफ्यूज़ होके कलेक्ट होने लग जाएगा कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि हमें पता है ना पीछे की तरफ एक्वस ह्यूमर है, तो वो वाटर जो होता है ना वो कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर आकर आने लग जाता है। और डेस्मंड मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स भी होते हैं तो जिसकी वजह से वाटर ईजिली मूव आउट होकर इनटू द कॉर्नियल स्ट्रोमा आ जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोप्स। इसके अलावा पेशेंट को फोटोफोबिया होता है और चूंकि इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है तो उसको ना चीज़ें दुगनी नज़र आ रही होती है। मोनोक्यूलर डिप्लोपिया। मोनोक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तो ये एक आंख के अंदर प्रेजेंट होगा, यहाँ फिर जब पेशेंट एक आंख बंद करेगा तो दूसरी आंख जो आंख खुली होगी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को हम मोनोक्यूलर डिप्लोपिया बोलते हैं। अब जो इसके साइंस है जो हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे नज़र आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से साइंस होते हैं? सबसे पहले पेशेंट की विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हुई होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर मायोपिया होगा। मायोपिया बेसिकली क्यों होगा? क्योंकि जो आईबॉल का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से कॉर्निया प्रेजेंट है लेकिन बल्जिंग की वजह से कुछ इस तरह से होगा। अब चूंकि इसकी वजह से एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ होगी आईबॉल की। जब एक्सियल लेंथ इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनेगी, यानी मायोपिया की कंडीशन हो जाएगी। उसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म होगा। जो लाइट रेज है वो मल्टीपल जगह पर फोकस होंगी जिसकी वजह से इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन होगी। उसके अलावा अब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इनको हम इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं। अब इस एनिमेशन में हमें नज़र आ रहा है कि रेटिनोस्कोपी पे जब हम देख रहे हैं तो रेटिना के ऊपर ना दो बैंड्स हॉरिजॉन्टली जो प्रेजेंट है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये वाली कंडीशन है इरेगुलर सीजर रिफ्लेक्स।
ओके, सो एक और भी साइन केराटोकॉनस में नज़र आता है जिसको हम कहते हैं रिजोटिस साइन। अब ये रिजोटिस साइन में बेसिकली ये हो रहा है कि जब हम टेम्पोरल साइड से एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हैं ना, टेम्पोरल साइड से हमने एल्यूमिनेशन दी तो हमें नेजल साइड के ऊपर ना एक शार्पली फोकस बीम ऑफ लाइट नज़र आती है नेजल लिम्बस वाली साइड पर। लिम्बस वाली साइड पर देखो ना, ये लिम्बस है, तो इस लिम्बस वाली साइड पर हमें बीम ऑफ लाइट नज़र आती है टेम्पोरल एल्यूमिनेशन जब हम करते हैं कॉर्निया की। सो ये इसको हम रिजोटिस साइन बोलते हैं। इन दिस इमेज हम समझ सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, या जिसको हम कहते हैं जॉर्डोइक्स ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख रहे होते हैं रेटिना कॉर्निया को। अब कॉर्निया के ऊपर जब हम लाइट पास करते हैं डिस्टेंट पोर्शन से, तो हमें एक रिफ्लेक्स नज़र आता है। सो इसके अंदर जब केराटोकॉनस का पेशेंट होगा तो इसके अंदर ना एक तो बाहर की तरफ अंदर की तरफ हमें पता है रेटिना की वजह से रिंग बनता है, लेकिन जो केराटोकॉनस का पेशेंट होगा उसमें एक बाहर की तरफ भी रिंग प्रेजेंट है मिड पेरिफेरल रीजन ऑफ कॉर्निया के ऊपर। अब ये मिड पेरिफेरल रीजन के ऊपर जो रिंग बनाई, इसकी ये वजह होती है कि जो अंदर की तरफ लाइट जब एंटर हुई है तो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी है। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम ना एन्यूलर डार्क शेडो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ देखो ना डार्क शेडो प्रेजेंट है, तो एन्यूलर डार्क शेडो रिफ्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट साइड साइन हमें नजर आता है क्रेटोस्कोपी या फिर प्लेसिडो डिस्क के अंदर। ये बेसिकली इसके अंदर ना नॉर्मली तो हमारे पास रेगुलर रिंग्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन ये कुछ इस तरह से हमें नजर आता है प्लेसिडो डिस्क। अब लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म या क्रेटोकॉनस का पेशेंट होता है उसके अंदर ये जो रिंग्स ये इरेगुलर इन शेप है। यहाँ पर देखो ना, तो ये जो रिंग्स की फॉर्मेशन है इनकी जो शेप है वो इरेगुलर है। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेटोस्कोपी या प्लेसिडो डिस्क के ऊपर हमारे पास इरेगुलर रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो स्लिट लाइन एग्जामिनेशन पे हमें एक साइन नजर आता है जिसको हम कहते हैं लाइन। अब ये जो वॉक्स लाइन होती हैं ये वर्टिकुलर फाइन डीप स्ट्रोमल स्ट्रेस लाइंस होती हैं, जो कि पीछे की तरफ जो बल्जिंग हो रही है, बल्जिंग की वजह से ये बेसिकली डेवलप होती हैं। और अगर हम ग्लोब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो ये डिसअपेयर हो जाती हैं। यहाँ पर देखो तो ये एरो से भी इंडिकेट हुआ है, तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं वॉक्स लाइंस। अब इस इमेज के अंदर हमें कॉर्नियल नर्व्स नजर आ रही हैं। ये हम ना साइड से देख रहे हैं, तो हम देखें तो यहाँ पर कॉर्नियल नर्व नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है, सॉरी ये वाली। सो कॉर्नियल नर्व्स हमें इसके अंदर नजर आ रही हैं। तो केराटोकॉनस में आपने याद रखना है कि जो कॉर्नियल नर्व्स हैं वो प्रोमिनेंट और विजिबल हो जाती हैं। इसके अलावा फिशर रिंग की फॉर्मेशन होती है। इसमें बेसिकली डेपोजिशन होती है आयरन की आयरन की डेपोजिशन होती है एपिथेलियम के अंदर। और ये बेस ऑफ जो केराटोकॉनस की जो कॉन शेप बेस होती है ना, जो बेस होती है उसके ऊपर ये डेपोजिशन हो रही होती है। यहाँ पर देखो ना, तो ये सारा आयरन डिपॉजिट हुआ है जिसको हम कहते हैं कैशियर फ्लेक्चर रिंग्स। अच्छा, अब बाकी साइंस तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइन आता है वो आता है मुनसन साइन। मुनसन साइन में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि नीचे की तरफ देखते हैं, फिर हम जो उसकी आईलिड्स हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के रखते हैं। जब वो देखता है तो हमें नज़र आती है कि जो शेप है कॉर्निया की वो काफ़ी कॉन शेप हुई हुई है। सो इसको हम बोलते हैं मुनसन साइन। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर क्या करवाते हैं, कॉर्नियल टोपोग्राफी करवाते हैं। जो कॉर्नियल टोपोग्राफी है ये मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है डिटेक्शन ऑफ केराटोकॉनस में। ये शो करवाता है रिफ्रैक्टरी एरर इन ग्राफिकल पैटर्न। इसकी मैं इमेज भी लगा दूंगा। उसके अलावा क्रेटोमेट्री करवाते हैं जिसमें हमें मायोपिया और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म नजर आता है। फिर हम ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में एक तो हम स्पेक्टिकल देते हैं ताकि रिफ्रैक्टरी एरर को ठीक कर सकें। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं ताकि हम एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर सकें। उसके अलावा इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट भी हम दे रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ना कॉर्निया की जो शेप है उसको मेंटेन करने में, यानी रीशेपिंग के अंदर ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये विजन को भी इंप्रूव करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आता है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। अब कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हम करते हैं जो स्ट्रोमा वाला रीजन है उसके अंदर जो लिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये बेसिकली परफॉर्म करते हैं। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम एपिथेलियम को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो राइबोफ्लेविन होता है, जो विटामिन B2 होता है, उसके हम इंस्टिलेशन करते हैं। इसकी इंस्टिलेशन के बाद हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेसिकली ना एक्टिवेशन करवाती हैं राइबोफ्लेविन की। तो इस तरह से हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम डीप एंटीरियर लेमिनर क्रेटोप्लास्टी करते हैं। उसके अलावा क्रेटोप्लास्टी फुल थिकनेस क्रेटोप्लास्टी भी कर सकते हैं अगर कॉर्नियल स्कारिंग शुरू हो गया। उसके अलावा एक्यूट हाइड्रोप्स को ट्रीट करने के लिए हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। उसके अलावा पैचिंग एंड बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रोप्स कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा सेंट्रल कॉर्निया की स्कारिंग हो सकती है। तो ये हमने बात कर ली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की केराटोकॉनस के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फिलामेंट्री केराटिटिस की। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर it with your friends and subscribe to my channel.